नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सत्र में। हमारा ये सत्र विशेष है समावेशी कक्षा का, टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। तो आइए एक नए विषय को नए नज़रिए से समझते हैं और अपनी समावेशी कक्षा में कैसे इसे सभी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर एक प्रयास करते हैं। मैं सृजन राजपूत हूँ, मेरे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस अंबो साक्षी हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं और आप सभी को बता दें, आप हमारे इस सत्र को पीएम विद्या चैनल नंबर 11 पर देख रहे हैं। साथ ही जुड़े हैं हमसे हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल और एनसीईआरटी पीएम विद्या कक्षा 11 के यूट्यूब चैनल पर। इस सत्र में हम कक्षा 11 के बच्चों के लिए हिंदी का विषय जानेंगे। अध्याय 15 हस्तक्षेप। हस्तक्षेप एक कविता है और ये कविता कक्षा 11 के बच्चों को क्या बताती है, इसकी विधा, इसकी शैली और इसकी रचयिता कौन है, इस पर पूरी जानकारी हमें हमारे एक्सपर्ट से मिलेगी और कैसे इसे समावेशी कक्षा में बताया जा सकता है, क्या इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, इस पर भी बात होगी। आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे ज़रूर जुड़ें। आप हमें हमारे IVRS नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 8800440559। साथ ही आप अपनी बात या अपना प्रश्न हमें मेल भी कर सकते हैं। लिखें dth.class11@ciet.nic.in पर। हमारे दर्शक जो हमें हमारे YouTube चैनल्स के ज़रिए देख रहे हैं, वे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारी एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं, हमारे साथ है मैम सुश्री शीतल। मैम नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार मैम प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरकेश नगर दिल्ली से हमारे साथ हैं। मैम जानना चाहेंगे अध्याय 15 कक्षा 11 के बच्चों की ये कविता हस्तक्षेप, इसके रचयिता कौन है, क्या ये कविता हमें बताती है, इसकी विधा, इसकी शैली, इस पर बात शुरू करते हैं। जी ज़रूर। आज जो कविता हम पढ़ रहे हैं हस्तक्षेप, उसके रचनाकार या उसके कवि हैं श्रीकांत वर्मा। उनका पहले हम एक संक्षिप्त परिचय अपने दर्शकों को देंगे। श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वह वहीं से बिलासपुर से ही हुई थी। बाद में उन्होंने हिंदी विषय में MA किया नागपुर विश्वविद्यालय से। हालांकि वो मूलतः कवि हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी था। इसीलिए श्रीकांत वर्मा केवल कवि नहीं, उपन्यासकार नहीं, कहानीकार नहीं, रचनाकार ही नहीं, बल्कि एक प्रखर पत्रकार भी थे और सांसद भी थे। और जब वो पत्रकार थे तो दिनमान और वर्णिका जैसे बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाओं से जुड़े रहे और निरंतर पत्रकारिता करते रहे। इस समय मैं एक बार अपने दर्शकों को हमारी कक्षाओं को इंक्लूसिव बनाने के लिए एक सुझाव के तौर पर अपने जो इस कविता के कवि हैं उनसे परिचय करा देना चाहती हूँ कि इसको हम टेक्टाइल LTM कैसे बनाएं और कक्षा में राइटर के विषय में या कवि या लेखक से कैसे परिचय करें कि वह उनकी आंखों में बस जाए, उनकी स्मृति में बस जाए और उनको याद रहे कि आखिर इस कविता को रचा किसने था। तो इस टेक्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एरो देना पड़ता है अपवर्ड, जिससे कि ये पता चले हमारी इंक्लूसिव कक्षा में बच्चों को कि इसको प्रयोग किस दिशा से करना है, इस कॉर्नर से। इसके बाद हमने ये ऊन का प्रयोग लेकर के बाल बनाने का प्रयास किया है और उसके बाद क्योंकि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है जो कि निराला होता है और उसकी कुछ विशेषता होती हैं, जैसे कोई चश्मा लगाता है तो फिर किस तरह का चश्मा लगाता है, कैसा उनका चेहरा होता है। तो यहाँ हमने इसे टेक्टाइल बनाने का प्रयास किया और जैसा कि NCERT में उनकी तस्वीर में चश्मे का प्रयोग किया गया है, हमने लगभग वैसा चश्मा बनाने की कोशिश की है। सीजर्स का एक पैकेट मेरे पास पड़ा था जिसमें ये जो प्लास्टिक का पैकेट है वो हमने इसे रीयूज़ किया है प्लास्टिक को और उसकी कटिंग की गई है पैकेट की। उसके बाद हमने ये वायर यूज़ किया है जो कि गोल्डन फ्रेम का है। उसके बाद हमने क्ले से उनकी शर्ट को दर्शाने की कोशिश की है और अपनी कक्षा को समावेशी बनाने के लिए जो हिंदी में हमने श्रीकांत वर्मा लिखा है वैसा ही हमने यहाँ पर इसे ब्रेल में लिखने की
प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं कि कक्षा को बहुमुखी बनाने के लिए, बहुआयामी बनाने के लिए इनके व्यक्तित्व की तरह हम घर में पड़े सामानों को अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ मिलकर किस तरीके से इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो इनके कवि परिचय के अलावा अभी हम थोड़ा सा परिचय और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है तब तक हमारे दर्शकों के जहन में इस तरीके की तस्वीरें अगर कवि की पहले ही आ जाएं तो उनके परिचय से जुड़ना, आत्मसात करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलते हैं कवि के परिचय के आगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो भटका मेघ, दिन आरंभ, माया दर्पण, जल सागर, मगध जो कि इनके काव्य संग्रह रहे, झाड़ी संवाद जो कि कहानी संग्रह है, और दूसरी बार जो कि इनका उपन्यास है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी विषयों पर, काफ़ी विधाओं पर रचनाएं लिखी, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि हम भाषा शैली की बात करें, एक कवि का जब विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, जब वो इतिहास की, पुराण की चीज़ों से भी लेकर अपनी रचनाओं को आज भी प्रासंगिक बनाना चाहता है, तो उसकी भाषा शैली भी उसी के अनुकूल और अनुरूप होती है। इसीलिए हम देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने मगध काव्य संग्रह लिखा, तो इतिहास और पौराणिक प्रतीकों का आधुनिक ढंग से कैसे प्रयोग किया जाए, यह उनकी भाषा में हमें बहुत आसानी से देखने को मिलता है। और क्योंकि वो समाज की बुराइयों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत व्यंग करना चाहते हैं, तीखा व्यंग करते हैं, तो उनकी रचनाओं में हमें तीखा और अंतर्निहित व्यंग भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही आधुनिक कविता की तो ये शैली ही रही है कि अधिकांश कविताएं मुक्त छंद में लिखी गईं, लेकिन उनमें एक अंतर्निहित लय व्याप्त होती है। तो वो विशेषता भी हम इनकी भाषा शैली में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आंतरिक लय है, लेकिन कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। इसी के साथ जब एक लेखक या कवि बहुत बड़ा होता है तो वो सूक्ति परक वाक्यों का प्रयोग करता है, क्योंकि कम शब्दों में अधिक बातों को वो कह पाता है। और क्योंकि अपने समय और समाज की विसंगतियों से वो परेशान होते थे, क्षोभ उन्हें आता था, क्रोध आता था, तो वो जो क्षोभ है वो उनकी भाषा में आपको एकदम सीधा नजर आएगा। जी, तो ये तो हुआ मैम कवि का परिचय। श्रीकांत वर्मा को हमने जाना, और इसे समावेशी कक्षा में आप कैसे कवि को बता सकते हैं, कवि के व्यक्तित्व को बता सकते हैं। आपने बड़ा सराहनीय प्रयास किया है यहाँ पर। शुक्रिया। कविता का परिचय आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इनके बारे में बताती हैं कि ये व्यंग जो है लिखते हैं, और यहाँ अगर शीर्षक देखें हस्तक्षेप, और कहा तो जाता है कि कई बार कहीं कहीं अपनी बात कहना या टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम कवि को जान चुके हैं, कविता को जानने जा रहे हैं, तो क्या कहती है ये कविता? जी, जैसा कि शीर्षक है हस्तक्षेप, और अभी आपने कहा भी कि क्या टांग अड़ाना, बात सिर्फ टांग अड़ाने की नहीं है। अगर जरूरत हो और समय की मांग हो कि विरोध करना कई बार जरूरी लगे, हस्तक्षेप, बिल्कुल अपनी बात कहना, उस तरीके का हस्तक्षेप करना जरूरी है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मगध के ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से आज भी सत्ता पर सवाल करते रहने की सलाह दी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सत्ता हमेशा खराब ही होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि सत्ता उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसे जनता के लिए काम करना चाहिए, तो जहां जरूरी लगे, जहां आवश्यक लगे, बस वहीं विरोध करना है। तो ये कविता इस तरीके के संदेश को लेकर आती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने समय के बात कर रहे हैं मगध की, और उनके समय में मगध उन्हें जैसा लगा, उन्हें जहाँ जहाँ कमियाँ लगी वो क्या थी, उन कमियों को हम देखेंगे। क्योंकि उनका तीखा विरोध था, उनको ये दिक्कत थी कि इस तरीके से राज्य नहीं चलना चाहिए। तो उस समय को देखेंगे, लेकिन सीख लेंगे कि कहाँ ज़रूरी है और कहाँ ज़रूरी नहीं है। जी, तो हस्तक्षेप कविता, जैसा कि हमने शुरुआत में भी जिक्र में कहा कि मगध जो कि 1984 में लिखी गई, उस काव्य संग्रह के अंतर्गत हस्तक्षेप कविता संकलित है। सत्ता की क्रूरता, यदि अच्छे लोग सत्ता में ना पहुंचे तो वो कितने क्रूर हो सकते हैं, और फिर उस क्रूरता के प्रति जो विरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसको दिखाया गया है।
और व्यवस्था को कभी कभी जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, रोकने टोकने की ज़रूरत होती है, ताकि व्यवस्था निरंकुश ना बन जाए, मनमानी ना बन जाए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या क्या चाहते हैं। सत्ता की क्रूरता, जैसा हमने जिक्र किया, निरंकुशता, लोकतंत्र में हस्तक्षेप या कहें कि प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। सरल प्रतीकों के माध्यम से कविता के भाव को आत्मसात करने की बात भी कही गई है। तो अब हम यहाँ पे कविता शुरू कर सकते हैं। मैं कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ। जी। तो हम अपनी थोड़ी थोड़ी पंक्तियों को लेते चलेंगे, साथ ही एक टेक्टाइल भी दिखाते चलेंगे और कवि कहना क्या चाहता है उसके भाव को भी आत्मसात करते चलेंगे। जी। तो कविता की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से कि कोई छींकता तक नहीं, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। आप देखिए कि कविता में कवि ने किस तरीके से छींकने शब्द को, जो कि बहुत ही मानवीय स्वाभाविक क्रिया है, वो तक लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कितना डर होगा उस व्यवस्था में, उस सत्ता में, उस शासन में, कि एक छींकना, अब बच्चा कभी भी छींक सकता है, हमें कभी भी छींक आ सकती है, लेकिन छींक तक नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ मानवीय स्वाभाविक क्रियाओं को भी दबा दिया जाए, वो आसान बात नहीं हो सकती। यानी वहाँ डर है, वहाँ खौफ है, वहाँ भय है। तो जहाँ छींकते नहीं हैं क्योंकि मगध की शांति भंग ना हो जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सत्ता चाहती है कि उसके खिलाफ कोई भी जनता से आवाज़ ना उठाई जाए। तो सत्ता के लिए ज़रूरी है, शांति बनाए रखने के लिए लोग सवाल ना पूछें, लोग बात ना करें, लोग छींके तक नहीं। और जनता के लिए अगर हम देखें तो लोग डरते रहें, उनके मन में डर रहे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहाँ कोई विरोध करने की भी आज़ादी ना हो, लोग अपने आप को इतना विवश महसूस करें, ऐसे मगध, ऐसे साम्राज्य, ऐसे राज्य की बात पर कवि यहाँ चोट करते हैं। और इसीलिए हम दिखाना चाहते हैं कि कक्षा में हम बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, छींकता तक नहीं है। तो हमने ये टेक्टाइल बनाया है, इसको हम साथ के साथ देखते चलेंगे। जी। फिर हमने यही किया है कि जो हमारी ग्लिटर शीट होती है, उस ग्लिटर शीट को उल्टा करके हमने इसका बॉक्स बनाने की कोशिश की है। और जो क्रिया यहाँ इस कविता के छंद में प्रयोग हुई है, छींकता तक नहीं है, उसको दिखाने की कोशिश की है। उसको भी हमने ब्रेल में लिखने के प्रयास किया है। इसको छू करके हमारी कक्षा के बच्चे महसूस कर सकें और हम अपनी कक्षा को अधिकांश रूप में, अधिकतम रूप में समावेशी बना सकें। यहाँ हमने छींकने की क्रिया दिखाने का प्रयास किया है कि, और ये क्ले से ही बनाया है। यहाँ पर इनके कपड़े भी, इनके हाथ भी, और उनकी आंखें बंद दिखाई हैं। आपने देखा होगा जब हम छींकते हैं तो कैसे हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। वो इतनी मानवीय स्वाभाविक क्रिया है कि सेंसेस इस तरीके से काम करते हैं। और फिर हमने वहीं ऊन से, ताकि हमारा बच्चा छू करके भी देख सके, इसका प्रयोग किया है। कविता के आगे अगर हम चलें अगले पद पर, तो वो भी अगली क्रिया के माध्यम से कवि यहाँ यही दिखाना चाहते हैं कि कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। यानी अगली मानवीय स्वाभाविक क्रिया को मैं देखूं तो कवि ने कितने अच्छे से ऐसी क्रियाओं को प्रयोग किया अपनी कविता में। पहले छींकना और अब चीखना, यानी जहाँ पर चीखने तक की आज़ादी ना हो, जहाँ अपना विरोध करने की आज़ादी ना हो, जहाँ बोलने तक की आज़ादी ना हो, आवाज़ उठाने तक की आज़ादी ना हो। क्यों? क्योंकि उस राज्य की व्यवस्था में दखल पड़ता है, खलल पड़ता है। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये तो भय मुक्त करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने ही होंगे। तो जो ऐसा नगर होगा वो कैसा नगर होगा? बड़ा ही मशीनी नगर होगा, बड़ा ही यांत्रिक नगर होगा। बिल्कुल वहाँ के लोग जड़ होंगे, जो बात नहीं करते, जो बोलते नहीं, जो आवाज़ नहीं उठाते। और व्यवस्था की दृष्टि से ये प्राकृतिक तो नहीं हो सकता, यानी कि वो थोपा गया शासन है, लोगों को ज़बरदस्ती डरा के रखा गया शासन है। और जनता क्या पूछे?
जहाँ जी। आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं है, तो जनता तो प्रश्न उसके पास होंगे ही नहीं करने के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। जी। तो इसी के साथ जब हमारे कवि ने ये चीखना क्रिया का प्रयोग किया है, तो हमने एक और टीएलएम बनाने का प्रयास किया है यहाँ पर। इसको भी आप देख सकते हैं, जब हम चीखते हैं तो हमारा मुंह एकदम से खुल जाता है, हम ज़ोर से आवाज़ हल्ला बोल की तरह लगाते हैं। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कितनी तेज़ी से ये बच्चा चीख रहा है। फिर उसके उनसे बाल बनाए गए हैं, पूरा मुंह खोल के दिखाया गया है, ताकि हमारे बच्चे कक्षा में इस तरीके की क्रियाओं का प्रयोग कर सकें, बोल सकें। जी। और फिर इस टीएलएम को समावेशी बनाने के लिए ब्रेल का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग, और उस भाव को दिखाने के लिए चेहरे के हाव भाव भी हमने वैसे ही दिखाने की कोशिश की है। शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है, इस तरीके के टीएलएम बनाना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने, अगर हम पीछे की तरफ देखें तो रफ़ फाइल को, रफ़ पेपर को सिर्फ कार्डबोर्ड की तरह यूज़ करके कटिंग किया जाता है और उसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से आधा हमने नेट से ही निकाल लिया है। तो इस तरीके से अगर हम क्ले का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो अपनी कक्षा को हम बहुत समावेशी बना सकते हैं। जी। तो इसमें बच्चों का ज़रूर साथ लीजिए, क्योंकि बच्चों को जब भी क्राफ्ट का काम आता है तो उन्हें क्राफ्ट का काम करने में बहुत मज़ा आता है, और पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी कक्षा क्राफ्ट का काम करते करते अपनी महत्वपूर्ण क्रिया को भी समझ गई है और जो भाव हम कहना चाह रहे थे उसको भी आत्मसात कर चुकी है। जी। इसके बाद हम कविता के आगे बढ़ेंगे, अगली क्रिया की ओर भी शायद। मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी? अब कवि खुद ही सवाल करते हैं कि मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी व्यवस्था, क्या कहेंगे लोग? फिर खुद ही कहते हैं लोगों का क्या? वो खुद से सवाल करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और खुद से ही सवाल करते हैं कि लोगों का क्या, लोग तो बात कहते ही रहते हैं। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। यानी आप देखिए कि कवि जनता की तरफ से भी बोल रहे हैं, सत्ता की तरफ से भी बोल रहे हैं, और तटस्थ होकर स्वयं की तरफ से भी बोल रहे हैं कि यदि मगध यहाँ प्रतीक है व्यवस्था का, सत्ता का। मगध सिर्फ केवल बिहार के प्रदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो उनके समय की बात थी, इसलिए उन्होंने मगध को चुना। लेकिन हम अपने आसपास के क्षेत्र में भी देखते हैं कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि बहुत सारे अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं तो किस तरीके से कवि ने हमें एक प्रेरणा दी है, एक राह दिखाई है, और ये बताने की कोशिश की है कि गलत का साथ देना बहुत गलत होता है। तो आवाज़ कैसे उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि लोग बुरे ही हों, लेकिन जो लोग बुरे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो वो खुद ही कहते हैं कि मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, क्योंकि मगध को बदल के कैसे जिएंगे? सत्ता तो इतनी क्रूर है कि वो चाहती है कि मगध में पत्ता भी ना हिले, मगध जैसा है वैसा ही रहे। तो इसलिए वो कहते हैं कि लोग तो कहेंगे, लेकिन मगध जो बहुत पहले जैसा हुआ करता था, अर्थात मगध में जो पूरा शौर्य था, मगध जाना जाता था अपने इतिहास के लिए, अपने वीरता के लिए, अपने शौर्य के लिए, लेकिन आज मगध वैसा नहीं रहा। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब सत्ता के सामने सिर झुकाए रहते हैं, चुप रहते हैं। तो अब क्या ये मगध सचमुच रहने के लिए है भी, या मगध से पलायन कर लेना चाहिए कहीं और अच्छी जगह? तो मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं रहा। तो ये जो एक पूरी पंक्ति कवि ने उठाई है कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, ये दिखाता है कि सत्ता कितनी खोखली है, सत्ता किस तरीके से अपने आप को बदल देती है, अपने ही पक्ष में लोगों को कर लेती है और उनके बोलने के हक की आवाज़ को मार देती है। अब आगे चलते हैं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। अब मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूँगी कि टोकना यानी एक बार आपने हल्की सी चुप्पी तोड़ी
तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जब एक आवाज़ उठती है तो धीरे धीरे बाकी आवाज़ भी उठती चली जाती है और परिवर्तन की लहर शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। तो यहाँ हमने ये एक TLM का प्रयोग किया है। मैं चाहूँगी कि इस पर प्रकाश डाला जाए। हमने दिखाया कि ये जो बच्ची है, इसमें हमने गुगली या वूगल आइज़, जिनको कहते हैं हम गुगली आइज़ कहते हैं, उसका प्रयोग किया है दिखाने के लिए। और टोकने के समय जिस तरीके के भाव भंगिमाएँ होते हैं चेहरे पे, उसको दिखाने का प्रयास किया है इस बच्ची के माध्यम से। और ये TLM अगर हम चाहें तो ट्रैफिक रूल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कभी अपनी अनदर कक्षा में। तो हमारे एक TLM ऐसा ही नहीं है कि उसी कक्षा में प्रयोग हो सकते हैं, हमारे और अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने टोकना को भी दिखाया है। और हमारी अगली ही पंक्ति कहती है कि कोई टोकता तक नहीं इस डर से, इस भय से। तो ये जो TLM है हमारा, ये पूरा आप देखिए बच्चा कैसे सिकुड़ के बैठा है, कैसे डर के बैठा है, उसके भाव भंगिमाएँ देखिए, ऊन से बनाए गए बाल, TLM से उसके पीछे भय की आकृति और उसकी जो गूगली आइज़ हैं उनमें भी एक डर हमें नज़र आ रहा है। साथ ही समावेशी बनाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग है। तो कक्षा में इस तरीके के शिक्षक साथी अपने TLM को प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। तो टोकिए, जब जब आपको गलत लगे ज़रूर टोकिए, क्योंकि जब एक आवाज़ उठती है तो उसके पीछे मिलने वाली कई आवाज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। कभी कभी हमें एक राह दिखाने वाला चाहिए होता है, फिर लोग साथ आते हैं, कारवां बनता चला जाता है जी। अब बाद में वो ये भी कहते हैं कि वैसे तो मगध वासियों कितना भी कतराओ, तुम इस हस्तक्षेप से कितना बचोगे, क्योंकि जब कोई नहीं करता तो नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। आप देखिए कि जब जनता सवाल नहीं करती है तो मुर्दा तो पूछेगा कि कोई क्यों मरता है। ये दिखाता है कि किस तरह संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता उस समाज में व्याप्त है। मनुष्य जो मरता है, क्या ये सिर्फ जैविक मृत्यु है? नहीं, ये सिर्फ देह की मृत्यु नहीं है, ये विचारों की मृत्यु है, ये भावों की मृत्यु है। तो मानवीय संवेदनाओं की मृत्यु पर सवाल करते हैं हमारे कवि, और इस तरीके से कविता का अंत होता है। जी, यह मगध जैसे आपने बताया कि एक प्रतीक है, चिन्हात्मक बात है, व्यवस्था को बताता है। और मैम अगर इस कविता में जैसे हम देख रहे हैं जो शब्द हैं वो वाकई झकझोर देने वाले हैं, आपको अंदर तक हिला देते हैं वो शब्द, जहां आपको कहा जाता है कि ज़रूर हस्तक्षेप कीजिए जब आपके किसी अधिकार का शोषण हो रहा है, क्योंकि शोषण करने वाला तो जिम्मेदार है ही, लेकिन अगर हम चुप्पी रखते हुए शोषण सह रहे हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जी मैम, अब पाठ के जो मुख्य शब्द हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से मुख्य शब्द हमने जाने हैं। जी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुख्य शब्द। जी, दखल, रिवाज, हस्तक्षेप। अब चलते हैं, होमवर्क लेते हैं आपकी अध्यापिका से आपके लिए। आज का हमारा गृह कार्य जो कि हमने NCERT की पाठ्यपुस्तक से ही लिया है, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं, और इसी को हमने संशोधित किया है अपनी कक्षा को इंक्लूसिव बनाने के लिए। प्रश्न वही है, इसमें हमने बच्चों को 4 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि उन्हें शासन व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के खौफ से वे डरते हैं कि उनका हस्तक्षेप मगध की तथाकथित शांति को भंग कर देगा, क्योंकि उनका मानना है कि शासक हमेशा सही होता है, या क्योंकि उन्हें राजनीति और व्यवस्था में कोई रुचि नहीं है। जी, तो बच्चों अब नोट कीजिए किस तरह आपको ये होमवर्क हमें भेजना है। गृह कार्य जमा करने का प्रारूप इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखें, फिर लिखें कक्षा, विद्यालय का नाम, शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखें, सत्र की तिथि, और आपकी फ़ोटो ऐच्छिक है, आप हमें ऑप्शनल भेज सकते हैं या फिर नहीं भी। और उसके बाद ये होमवर्क हमें भेज दें। हमारी ईमेल आईडी इस समय स्क्रीन पर है tth.class11@ciet.nic.in पर। हमारे इस सत्र में हमने कक्षा 11 के बच्चों के लिए एक कविता को जाना जिसके रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। कविता का शीर्षक हस्तक्षेप।
जी हाँ बच्चों, जैसे हमारी एक्सपर्ट ने भी बताया, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आपको आवाज़ उठानी है अपने अधिकारों के लिए। और यहाँ हमारे कवि भी कहते हैं कि हस्तक्षेप करना कई बार ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी एक्सपर्ट जिन्होंने इस पूरी कविता को हमारे सामने बहुत सरल तरीके से समावेशी कक्षा में बताया है। आप हैं मैम सुश्री शीतल प्रधानाचार्य, हरकेश नगर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एनसीईआरटी के आगे प्रसारित होने वाले लाइव इंटरैक्टिव सत्रों की जानकारी आपको दें। यहाँ पर आपको बता दें 2 बजे आप हमारे साथ देख सकते हैं हमारा लाइव इंटरैक्टिव सत्र, जो कि कक्षा 9 के बच्चों के लिए होगा। हिंदी का विषय जानेंगे पार्ट 2 क्या लिखूं। इसके बाद 2:30 पर ही ग्रेड 9 स्टूडेंट्स के लिए हम साइंस का एक विषय प्रस्तुत करेंगे। टॉपिक रहेगा डिस्क्राइबिंग मोशन। 10 बजे चैनल नंबर 10 पर कक्षा 10 के बच्चों के लिए 3 बजे का सत्र होगा मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विषय पर बात करेंगे। 3:30 पर कक्षा 10 के बच्चों के लिए सोशल साइंस का विषय लेकर आएंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3। परिचर्चा का समय रहेगा 2:30 से 4 बजे तक, चैनल नंबर 6 और 11 पर। साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप परिचर्चा सत्र देख सकते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड एडवर्टाइजिंग इन लाइफ हमारा विषय है। इसके बाद 4 से 5 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज का विषय है वीडियो संसाधनों का मूल्यांकन। 5 बजे आप देख सकते हैं सहयोग सत्र, आज का विषय द रोल ऑफ सेल्फ केयर इन मेंटल हेल्थ। पीएमए विद्या चैनल के साथ साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप हमारे सत्रों को कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पूरे सत्र को इंटरप्रेट कर रही हैं मिस अंबु साक्षी। मैं सृजन राजपूत हूँ। नमस्कार।